हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित सौरभ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th बोर्ड, जो 12 सीबीएसई बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें हम लोग यदि, तो एनसीईआरटी में आपको 14 नंबर चैप्टर में ये मिलेगा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसके मटेरियल्स बारे में, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स क्या हैं, साथ ही साथ सिंपल सर्किट क्या है, कैसे हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, कैसे वो कंडक्टिविटी को प्रमोट करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इन जनरल हम लोग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता जा रहा है, जेई हो, नीट हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इन सब में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है सेमीकंडक्टर। रीज़न ये क्योंकि हमारे अभी डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन हमारे अभी डे टू डे लाइफ में है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारा जैसे हम लोग जब बच्चे थे या बहुत छोटे कह लीजिए, जिसमें हमको जन्म नहीं हुआ था, उस समय हम लोग के पास जो टीवी हुआ करता था, बहुत ही ट्रेडिशनल टीवी हुआ करता था, जो हम लोग के गार्जियन पापा खास करके खरीदे थे। वो टीवी CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब बेस्ड हुआ करता था, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये स्टार्टिंग में अर्लियर डेज़ में ये इस तरह से काम करते थे। उसके फंक्शन को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद समय बदलाव आया। कुछ सालों पहले हम लोग देखते आ रहे थे जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था, जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में, छोटे भाषा में कहते हैं। लिक्विड मतलब L और क्रिस्टल मतलब C और डिस्प्ले मतलब D, तो LCD जिसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद अब एक नया और चेंजेस आया जिसको हम लोग LED टीवी कह रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया टीवी की बात। यदि हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक लेवल पर सबसे पहले CRT स्क्रीन वाला हमारे पास मॉनिटर हुआ करता था कंप्यूटर का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो उसमें हम लोग फिर LED, उसमें भी हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ रहे हैं तो अब हमारे पास लैपटॉप आया। लैपटॉप के बाद अब हम लोग स्मार्टफ़ोन के बारे में देख रहे हैं कि स्मार्टफ़ोन ऑलमोस्ट 700 मिलियन यूज़र्स हैं पूरे इंडिया में, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम यदि एक दिन में बात करें तो ज़्यादातर लोग एक दिन में 2 घंटा कम से कम हम लोग फ़ोन पे समय देते हैं। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। यदि हम लोग बात करें कुछ और मैकेनिकल सिस्टम से रिलेटेड, जो मैकेनिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो जैसे बात करें हम लोग कार का, या हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट, खासकर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसमें भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स यूज़ होते हैं। ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स बेसिकली जो मैकेनिकल सिस्टम है, जो हमारा एयरक्राफ्ट, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो उसको एसोसिएट करता है, उसको जोड़ता है और साथ साथ उसको डेवलप करता है, उसमें यूज़ होता है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो रहा है मैकेनिकल सिस्टम के साथ में, जिसको हम लोग मैकाट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं, तो वहाँ पर सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट की, हम लोग बात करें रॉकेट की, इसरो जितने भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है उन सब में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की यूज़ होती हैं। उन्हें प्रमोट करके उसे अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे हम लोग चेंज करके यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के समय में। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग पूरी तरह से सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब हम लोग बातें करते हैं कि यदि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इतना इम्पॉर्टेंट है तो पहली बात, इतना इम्पॉर्टेंट हुआ क्यों? दूसरी बात, क्या ऐसा चीज़ है, कौन ऐसा फीचर है जो इसे इतना इम्पॉर्टेंट बनाता है? हम लोग 9th-10th लेवल पर या 11th लेवल पर भी हम लोग इस चीज़ को समझते आए हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कि जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करें मेटल का, फिर नॉन मेटल जिसको कह लीजिए, इंसुलेटर कह लीजिए, और बीच में आता है सेमीकंडक्टर। इन जनरल हम लोग ये जानते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल जो मेटल्स हैं उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं एनर्जी को। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। तो सेमीकंडक्टर जो है वो उन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, यानी कि एक प्रॉपर टेम्परेचर पर, एक आइडियल कंडीशन पे ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और यदि इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया जाए या फिर इनके कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए तो ये एक इंसुलेटर का काम करता है।
तो इनके बीच में कहीं ये लाई करता है। यही चीज़ को हम लोग आज हम अपने अगले टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम सेमीकंडक्टर हमने रखा है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए हम लोग। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर आखिर है क्या, खासियत क्या है सेमीकंडक्टर की, और क्या ऐसा चीज़ है जो इसको इतना इम्पॉर्टेंट बनाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और लेयर बाय लेयर समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये समझें कि conductors are those types of materials whose conductivity lies in between, इसे हम लोग between पढ़ेंगे, in between conductors, like यदि हम लोग कंडक्टर की बात करें तो हो जाएगा एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ETC। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये कंडक्टिंग मटेरियल के एग्जाम्पल हुए। तो कंडक्टिविटी लाई करता है किसके बीच में? कंडक्टर्स के में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। लाइक इंसुलेटर की हम लोग जहाँ बात करें तो इंसुलेटर में हमारा आ जाएगा ग्लास, प्लास्टिक्स, और इसमें वुडन कह लीजिए, वुडन मटेरियल। ये सारे एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर्स के। तो यानी कि सेमीकंडक्टर हमारा वो मटेरियल होगा, सेमीकंडक्टर हमारा उस तरह का मटेरियल होगा जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। ठीक है, दोनों के बीच में लाई करता है। तो आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है? तो हम लोग समझेंगे कि जिसको क्वेश्चन के तौर पे हम लोग देखें तो लिख सकते हैं वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। रीज़न इसका सिंपल है। रीज़न पे हम लोग आए तो रीज़न सिंपल है। इसकी खासियत क्या है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी खासियत जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है, सेमीकंडक्टर्स can control the flow of electrons or charge carrier। इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर क्या है हम लोग आगे देखेंगे कि चार्ज कैरियर किससे बना है। चार्ज कैरियर कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग आगे देखेंगे, इसको समझेंगे। तो फिलहाल तो हमें ये समझना है कि सेमीकंडक्टर कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंडक्टिविटी को वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यानी कि कंट्रोल, यानी कि दैट इज़ द conductivity of the material। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर लेना, इसका मतलब है कि
कुछ देर पहले हम चाह रहे थे कि वो ज़्यादा कंडक्टिविटी को प्रमोट करे, ज़्यादा कंडक्टिविटी को सपोर्ट करे। कुछ देर के बाद वो कंडक्टिविटी को कम कर दिया और वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करने लगा। कुछ देर पहले कंडक्टर, कुछ देर के बाद इंसुलेटर। ये डिपेंड किस पे किया? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज़ें हमें ना तो कंडक्टर में मिलेंगी ना ही इंसुलेटर में मिलेंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस कारण से इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हम इसे रख रहे हैं। और ये सेमीकंडक्टर चूँकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकता है। इसको हम लोग और तरीके से देखें तो हम लोग इसको ऐसे समझें कि सपोज़ ये हमारा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, यहाँ से करंट फ्लो इंटर हो रहा है और यहाँ से करंट रिलीज़ हो रहा है, बाहर जा रहा है, इंटर हो रहा है और यहाँ से बाहर एग्जिट हो रहा है। इसके दूसरे टर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर, इसमें करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इंटर हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो इसमें और इसमें देखना क्या है कि इसमें जो हमारा कंडक्टर सिंपल ये बाई डायरेक्शनल हो गया। बाई डायरेक्शनल मतलब यदि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, फिर यदि हम चाहेंगे तो करंट फ्लो कराना तो राइट से लेफ़्ट भी फ्लो कर सकता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन को हमारा सपोर्ट करता है। ये कंडक्टिंग मटेरियल है। लेकिन यदि हम बात करें इंसुलेटर का, तो ये यदि हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ये हमारा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में सपोज़ करंट का फ्लो का डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और यदि हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में यदि हम चाहें कि जो हमारा करंट का फ्लो है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में यदि हम चाहें कि हमारा करंट का फ्लो यदि लेफ़्ट से राइट है, लेकिन हम यदि ये चाहते हैं कि फिर से ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कंट्रोल किया जा सकता है। द फ्लो ऑफ करंट from right to left can be controlled or restricted। ये खासियत है। फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कैन बी कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्रॉस नहीं करेगा। ये चीज़ें हमारे बाई डायरेक्शनल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो हो सकता है। कंडक्टर के केस में हम लोग बाई डायरेक्शनल की बात करते हैं, यानी दोनों तरफ के डायरेक्शन को वो सपोर्ट करता है। लेकिन हम लोग इसमें सेमीकंडक्टर में हम लोग इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनकी खासियतों में से एक है। इसी कारण से अभी के समय में जो नया हम लोग का समय है, इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब सवाल अगला आता है, ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि क्या सेमीकंडक्टर जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जब ये नहीं इन्वेंट हुआ था तो हम लोग क्या करते थे? यदि ये इन्वेंट नहीं हुआ था सेमीकंडक्टर, तो हम लोग कैसे मैनेज करते थे? जब हम लोग के पास इसकी फैसिलिटी, इसका इन्वेंशन नहीं हुआ, तो कैसे हम लोग कंट्रोल करते थे? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, और इसी को वॉल्व भी हम लोग कहते हैं। ये डिवाइस पहले यूज़ होता था। ये वैक्यूम ट्यूब की खासियत क्या है? ये डिवाइस जो पहले यूज़ होता था, पहले इनिशियली इन्वेंट किया गया था, तो इसकी क्या खासियत थी, क्या लिमिटेशंस थे इसके?
जिस कारण से इसे हटा करके हमने सेमीकंडक्टर्स को, सॉलिड मटेरियल्स को हमने यूज़ किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसे हटा करके हम लोग उसको कैसे यूज़ कर, मतलब वैक्यूम ट्यूब की क्या खासियत थी, क्यों हटाया गया और क्या उसकी फंक्शन कैसे थे, इसके बारे में, उसके लिमिटेशन क्या थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैक्यूम ट्यूब earlier days vacuum tube was used to control the flow of electron by using by controlling, कह लीजिए, यानी कि इससे हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करते थे by controlling the voltage of the डिवाइस। कैसे करते थे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पर हम लोग एक सर्कुलर शेप का बना सकते हैं, ये हमारा, इसे हम लोग बोलेंगे वैक्यूम चेम्बर। वैक्यूम चेम्बर, इसका खासियत, अब यहाँ पर हमारे पास एक कैथोड कह लीजिए, और ये जो बना है बेरियम ऑक्साइड का हमारा ये प्लेट बना है। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक हीटर को, हीटर यूज़ कर रहे हैं इस चैम्बर को हीट अप करने के लिए। और एक साइड में यहाँ हमारे पास एनोड यहाँ पर है, एनोड यहाँ पर इसको कह लीजिए हाई वोल्टेज यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ये एनोड प्लेट हो गया। यहाँ पर हीटर के कारण यह वैक्यूम चेम्बर हुआ। इस वैक्यूम चेम्बर में कैथोड के पास यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब हीट होने के कारण यहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हीट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होंगे, यानी कि अपने वर्क फंक्शन को लेकर फिर वो एनर्जी लेकर फिर आगे निकलेंगे। निकलने के बाद चूँकि यहाँ के पोटेंशियल इन कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस प्लेट, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट ज़्यादा होने लगेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब कि हम लोग बात करें एनोड यहाँ और यहाँ कैथोड की बात करें, तो एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखें तो एनोड से कैथोड करंट फ्लो कर रहा है, और कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इस चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया गया है, रीज़न हम लोग बाद में समझेंगे ही। एनोड की बात करें तो अब हम लोग यहाँ पर अर्लियर डेज वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज ऑफ डिवाइस, मतलब एनोड की बात करते, ठीक। तो एनोड के थ्रू ही हम लोग
एनोड पर जो वोल्टेज होता था एनोड पर, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते थे कि कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा। यदि एनोड पर पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी कम है, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ कम फ्लो होकर जाएंगे। यदि इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से इसके पास जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद इसमें हम लोग आगे देखें तो कहेंगे कि वैक्यूम इज established because of, लिख लीजिए, because of avoiding the collision between electrons and air molecules। इलेक्ट्रॉन्स और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से रिलीज़ होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बीच में। यदि यहाँ वैक्यूम नहीं होगा तो एयर पार्टिकल्स होंगे, उसके मॉलिक्यूल से टकराएगा, कॉलिजन होगा और एनर्जी को लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस ना हो इसलिए यहाँ वैक्यूम चैम्बर बनाया गया, यहाँ से कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएँ उसको कोई ऑब्स्टेकल ना मिले, कोई कॉलिजन ना मिले और एनर्जी कंजर्व रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न। हीटर के बारे में कह दें कि heater is used to provide sufficient energy to the electron to eject कह लीजिए, to eject from the कैथोड से इजेक्ट होने के लिए। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स पॉइंट्स हैं जो कि हमारा कंडक्टर यानी कि हमारा जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें यूज़ होता था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अर्ली डेज में एक वैक्यूम क्रिएट एस्टेब्लिश होता था, अवॉइडिंग द कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एयर पार्टिकल्स। ध्यान देना इम्पॉर्टेंट ये है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वही है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब कि फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये यूनिडायरेक्शनल है। सिर्फ किधर होगा? कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये कैथोड से एनोड की तरफ ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। इसमें हमें ध्यान रखना है, वैक्यूम चेम्बर क्रिएट होगा, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। एनोड ऊपर यानी कि इस साइड में, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा एनोड के पास, सो दैट कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं, इजेक्ट हुए हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा सकें और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच सकें, करंट का फ्लो हो सके। अब करंट को कंट्रोल करना है, यानी कि वोल्टेज कम करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और यदि वोल्टेज को हम बढ़ा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए हम लोग इससे पहले अर्लियर डेज़ में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का ही यूज़ करते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब में कुछ लिमिटेशंस हैं।
इनके लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली बात लिमिटेशन में ही हम लोग देख लेंगे, समझेंगे इसको और डिटेल में कि ये वैक्यूम जो चैम्बर है, वैक्यूम क्रिएट करना ही काफ़ी बड़ा टास्क है। उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि वैक्यूम ट्यूब में हम लोग क्या क्या लिमिटेशन थे उसको जानेंगे। अब हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब जिसको हम लोग वल्व भी कहते हैं, इसको हम लोग वल्व के नाम से भी जानते हैं, वल्व के नाम से भी जानते हैं। लिमिटेशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब या वल्व, इसमें सबसे पहली बात कि द सेटअप इज बल्कि होता है। दूसरा, टू क्रिएट वैक्यूम in the chamber is very big task कह लीजिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, it requires very high voltage। तीसरा, हीटर consume very high power। अगला कि लाइफ ऑफ चेम्बर इज ए शॉर्ट कह लीजिए, शॉर्ट है। और अगला देखें, लो रिलायबिलिटी यानी कि रिलायबल उतना ज़्यादा नहीं है, लाइफ कम है। ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं इस वैक्यूम ट्यूब के जिसके कारण से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे, रेगुलर इन्वेंशन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हम लोग कोई मटेरियल डेवलप करें जिसमें कि इन सारी समस्याओं से हम लोग छुटकारा पा सकें। मतलब ये सारी समस्याएं, ये जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस ना रहें। तो ये जब लिमिटेशंस नहीं रहेंगे तो वो जो मटेरियल हम लोग डेवलप कर पाएंगे उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो हम लोग सेमीकंडक्टर में ये चीज़ कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर कहते हैं इसको हम लोग। तो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर कहने का रीज़न ये है कि इसमें कोई भी चैम्बर नहीं होगा, ना ही कोई इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग हीट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं इसमें। तो इसमें हम लोग एक तरफ बात करें कि इन 1930 there is a material invented called solid state semiconductor। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, क्या खासियत है सॉलिड स्टेट कंडक्टर की? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर which can in which कह लीजिए, in which हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड सेमीकंडक्टर है in which
the flow of electron can be controlled by providing very less heat, sunlight, और कह लीजिए, क्योंकि एंड तो होगा नहीं, और very small amount of potential, या आप कह लीजिए वोल्टेज, very small amount of voltage। ठीक, यानी कि इसमें हम लोग इस सेमीकंडक्टर जो उसके बाद इन्वेंट हुआ, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, कंट्रोल कर सकता है लेस हीट, सनलाइट और स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज। इसको देने से ही हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा हुआ। इसकी खासियत यहाँ पर कहीं भी वैक्यूम चेम्बर नहीं है, बहुत ही लो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, कह लीजिए वोल्टेज भी काफ़ी लो रहने वाला है। या तो आप वोल्टेज दीजिए या फिर सनलाइट से, या फिर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कह लीजिए वोल्टेज या फिर हीट, इससे हम लोग इसके कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया। तो इसके लिमिटेशन, इसके जो एडवांटेज थे, इसके जो भी लिमिटेशन है, इसके एडवांटेज बन गए। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ सेमी कंडक्टर, क्या एडवांटेज इसमें है? सबसे पहला कि सिंपल सेटअप, बी does not requires vacuum चैम्बर नहीं चाहिए। तीसरा, requires very low voltage, D requires low amount of energy, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लो। ये सारे चीज़ें जो इसमें कमियां थी वो इनमें आ गई। तो ये सब एडवांटेज हो गए। इसके बाद कहेंगे कि लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, क्या आखिर लॉन्ग लाइफ कह लीजिए, और एफ में कह लेंगे कि हाई रिलायबिलिटी, ये जितनी भी चीज़ें हो गई ये इसके एडवांटेज हो गए। सबसे लास्ट में यदि नहीं दिख रहा हो, यदि नीचे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिखेंगे हाई रिलायबिलिटी। ये इसके एफ पॉइंट है, ई पॉइंट तक शायद दिख रहा हो आपको। एफ पॉइंट में हाई रिलायबिलिटी, यहाँ क्या था, यहाँ लो रिलायबिलिटी था, यहाँ हाई रिलायबिलिटी है। ये सब एडवांटेज हो गए जो हमने सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है, आगे हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जस्ट इसी पॉइंट में, ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं, तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में ही हम लोग ये भी देखेंगे कि जस्ट इसके बाद कि सेमीकंडक्टर को इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड किए। एक एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर होता है, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हुए तो हमारा जो चेंजेस आता रहा उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कैसे चेंजेस हम लोग के पास आए। इसको हम लोग अगले टॉपिक में देख सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग यहाँ पर देख लें कि एक एलिमेंट्री कह लीजिए, यहाँ लिख देते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर
एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गया। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में खासकर पढ़ते हैं। जो हम लोग का सिलिकॉन को हम लोग SI से डिनोट करते हैं। ये कार्बन ग्रुप का एक एलिमेंट है जिसके कि आउटरमोस्ट जो सेल होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम लोग। और एक जर्मेनियम है, इसको GR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक जर्मेनियम हो गया, ये हमारे पास GE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक एलिमेंट है, ये भी कार्बन ग्रुप का एलिमेंट है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हम लोग एलिमेंटल कंडक्टर कहते हैं इसे। और इसी में हम लोग, जब आप इसको रब कर ले, कंप्लीट हो गया हो तो रब कर ले, तो इसी में हमारा एक आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम लोग। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में हम लोग देखें, जस्ट ये हम लोग को ऐसे ही देखना है, ये हमारे सिलेबस में ऐसे नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग इसको समझ लें। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों के बारे में खासकर हम लोग पढ़ेंगे। और अगला जो हो गया वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में कहेंगे कि कैडमियम सल्फाइड, उसके बाद कैडमियम सल्फाइड के बाद हमारा एक और आता है गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड। उसके बाद एक और हमारा कंपाउंड एलिमेंट सेमीकंडक्टर है जो इंडोट्रियम पोटाशियम कह लीजिए, ये ETC। ये सारे जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं ये सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। कैडमियम सल्फाइड कह लीजिए, गैलियम आर्सेनाइड, उसके बाद इंडक्टम, उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूजियम फास्फोट, इंड्यूजियम फास्फेट, ETC। ये जितने भी एग्जाम्पल हो गए ये हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। बस ये लोग के बारे में जानना था, ये इंट्रोडक्टिंग पार्ट हो गया। इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे हम लोग की। उसके बाद सेमीकंडक्टर की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग एक एनर्जी लाइन की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग एनर्जी बैंड की बात करेंगे। तो एनर्जी बैंड कैसे डिफाइंड हुआ, क्या उसमें कैसे हम लोग एनर्जी बैंड की ही बात कर रहे हैं और एनर्जी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था सेमीकंडक्टर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसे समझने के लिए कि कैसे हम लोग ने सेमीकंडक्टर को इन्वेंट किया। इससे पहले जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था उसमें क्या लिमिटेशंस थे, क्या कैसे काम करता था, क्या लिमिटेशन थे, वो हम लोग देखें। और इसके बाद हम लोग उस टॉपिक को भी देखेंगे।